बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की फ़िज़िक्स क्लास में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है बट इसमें जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो टॉपिक्स भी हैं, सो इसको डिटेल से डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके में से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिकल आते हैं, कैलकुलेशन बेस आते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। साथ साथ जो है उसको नोट डाउन कीजिएगा। सर्कुलर मोशन जो है बेटा, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है। सर्कुलर मोशन जो हम यहाँ डिस्कस करें वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। सबसे पहले जो है वो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी जो कन्वेंशन है बेटा, वो हमें पता है कि जो क्लॉकवाइज जो है अगर रोटेशन हो तो उसको हम जो है वो नेगेटिव लेते हैं, अगर काउंटर क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, बाय कन्वेंशन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बेटा इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, रेडियन। अच्छा, याद रखना है कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट रेडियन है। अदर यूनिट्स जो हैं वो हो सकते हैं इसके, अदर यूनिट्स में जो है वो डिग्री हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकता है, ये अदर यूनिट्स में आएंगे, बट सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है वो हम क्या ले रहे होते हैं, रेडियन ले रहे होते हैं। सिमिलरली इसमें बेटा हम जो है वो इसको जो है वो कहते हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा जो है, स्मॉल वैल्यूज़ जो है लिमिटिंग वैल्यू के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट यूजली फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ थीटा जो है इसको हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं, वो हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़ी सिंपल है कि हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है उसके लिए हम कह रहे होते हैं कि जी 2 पाई रेडियंस होते हैं 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ से बेटा अगर जो है हम कैलकुलेट करना चाहें कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, तो डैट वुड बी इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको इक्वेट करें फॉर 1 डिग्री, so 1 degree will be equal to 0.0174 रेडियंस के इक्वल आएगा। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपको डिफरेंट मल्टीपल चॉइस में जो है वो यूज़ करना आ सकता है जी, वो कौन सा है। वी डू नो द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है जी, S इज इक्वल टू आर थीटा। एज वी डू नो इसकी लिमिटेशन भी होती है। यहाँ थीटा जो है हम किस में हमेशा लेते हैं, रेडियंस में। सो वेयर थीटा जो है इज़ इन, हम जो है वो हमेशा किस में यूज़ करेंगे, रेडियंस में यूज़ करेंगे। सो यूजली इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा जो रिलेशन है ये हमें यूज़ करना पड़ सकता है। बेटा एंगुलर स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूजली आपको पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, प्रैक्टिस बुक्स में भी नज़र आएंगे। लेट्स चेक दी एंगुलर स्पीड जो है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा सकता है द एंगुलर स्पीड आपने बतानी है फॉर सेकंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब देखें बेटा, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, सो क्लॉक में जो सेकंड्स हैंड है उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो क्या होगी। देखें सेकंड्स हैंड जो है वो अपनी 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितने सेकंड में कंप्लीट करती है, 60 सेकंड्स में। सो एंगुलर जो स्पीड है वो हम कहते हैं जी क्या होगी, थीटा डिवाइडेड बाय टी एंगुलर स्पीड जो है। अब थीटा 1 कंप्लीट रोटेशन जो है वो क्या होती है, 1 रेवोल्यूशन क्या होगी, 2 पाई रेडियंस के इक्वल होती है। टोटल टाइम उसको कितना लगा, 60 सेकंड्स, तो ये रेडियन पर सेकंड में है। तो बेटा इसका आंसर जो है अगर इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, योर आंसर वुड बी π/30 रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, इसमें बेटा एक बात याद रखनी है
कि आपको अगर एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी आ जाए सेकंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक की, तो आंसर जो है वो आपने इसको प्रैक्टिस किया π/30 रेडियंस पर सेकंड। समटाइम्स एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका यूनिट चेंज कर सकता है। अब ये तो हमने यूनिट कैलकुलेट की थी रेडियन पर सेकंड में, अब सपोज करें वो रेडियन पर मिनट में आंसर जो है वो पूछ रहा है, तो अब ज़रा गौर करें कि रेडियन पर मिनट में अगर इसी को मैं लिखूं तो 2 रेडियंस ओवर जो है वो कितना टाइम है टोटल 60 सेकंड्स। अब इस 60 सेकंड को हम 1 मिनट भी तो लिख सकते हैं, सो वो 2 रेडियन पर मिनट बन जाएगा। तो अगर रेडियन पर सेकंड में आंसर हो तो वो हो जाएगा जी π/30 रेडियंस पर सेकंड, और अगर रेडियन पर मिनट में पूछा हो तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 2 रेडियन पर मिनट। अच्छा, सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है एंगुलर स्पीड जो है फॉर मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक। अच्छा जी, इसमें जो है वो अगर आपसे कहा जाए एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की कैलकुलेट करनी है, सो उसमें जो है वो आप कहोगे एंगुलर स्पीड जो है वुड बी इक्वल टू θ/t। अब देखो मिनट्स हैंड 2 रेवोल्यूशंस या रेडियंस जो हैं वो कंप्लीट करेगी इन व्हाट 60 मिनट में। जो सेकंड्स हैंड है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है 60 सेकंड्स में, इसने किस में कंप्लीट करना है 60 मिनट्स में। सो यहाँ आएगा 60 मिनट, तो आपका आंसर देखो वो बनेगा π/30 रेडियन पर मिनट। अब अगर आंसर उसने रेडियन पर सेकंड में पूछा है तो फिर ज़ाहिर आपको मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो फिर आपका आंसर जो है वो π/1800 जो है वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। Similarly, you can also calculate the angular speed for hours hand. For hours hand जो है उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम कहेंगे जी hours hand जो है अपनी एंगुलर स्पीड जो है उसकी क्या होगी θ/t, वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी 2 रेडियन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसको बेटा कितना लगेगा 12 आवर्स। उसने अपनी जो कंप्लीट जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है 12 आवर्स में। सो इट मीन्स कि उसका आंसर जो है वो π/6 रेडियन पर आवर होगा। इसको आप रेडियन पर मिनट और रेडियन पर सेकंड में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन जो है सिचुएशन। बेटा सम टाइम्स जो है अब देखें हमें एंगुलर स्पीड अगर कैलकुलेट करना आती है या यहाँ पर जो है टाइम कैलकुलेट करना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, हमें जो है वो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड रेवोल्यूशंस पर मिनट में भी गिवन हो सकती है, उसको हमें ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब याद रखना है बेटा आपने कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट में अगर आपको एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, यूजुअली जो है ऐसा होता है, तो फिर जो है वो हम 1 रेवोल्यूशंस को हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, आप 1 रेवोल्यूशन में कितने होते हैं 2 रेडियंस, और 1 मिनट में कितने सेकंड है 60 सेकंड्स। तो बेटा अगर आपने 1 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड जो है वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इन सब की जो डायरेक्शन है हम कहते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एंड वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अब सिंपली आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट्स भी पता है, एंगुलर वेलोसिटी का ये रेडियन पर सेकंड होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, और एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज हो रही हो, if the angular velocity of a body is increasing then angular velocity and angular acceleration दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मीन उनमें जो एंगल है वो कितना होगा 0, मीन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी वो किसी बॉडी की डिक्रीज़ कर रही हो, ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है, देन हम कहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन
जो है वो और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब उनमें कितना एंगल होगा 180, दे विल बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड कॉन्सेप्ट जो है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है। बेटा लेट अ रिजिड बॉडी, सपोज हम कर लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक रिजिड बॉडी जो है वो एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है वो रोटेट कर रही है, लेट से इस डायरेक्शन में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है। अब ये जो बॉडी है एज ए होल जो है इसकी जो मोशन है हम कहेंगे वो कौन सी है, रोटेटरी मोशन, ये रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। इफ़ अ बॉडी जो है इज रोटेटिंग अबाउट सम फिक्स एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम कहेंगे इसकी जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है। बट बेटा इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, बट ऑल दी पॉइंट्स ऑन दिस रिजिड बॉडी विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे अदर जो है वो क्या एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। बट एज ए होल ये बॉडी जो है वो कौन सी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी, रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने कहा ऑल दी पॉइंट्स ऑन दिस रिजिड बॉडी, पॉइंट्स ऑन द रोटेटिंग बॉडी जो है, रोटेटिंग बॉडी नंबर 1 जो है एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन एंड सेकंड पॉइंट है ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी जो है ये जो रोटेट कर रही है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं विल हैव सेम व्हाट, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, खुद इटसेल्फ जो है वो रोटेशनल मोशन में है, बट उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या एग्जीक्यूट करेंगे, सर्कुलर मोशन। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर बॉडी टोटल रोटेट कर रही है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा, सबकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक रिजिड बॉडी है दैट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बताएं कि रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए टू दैट ऑफ बी क्या होगी, आपने कहना है जी रेशो जो है वो क्या होगी 1:1। वो पूछ ले जी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए टू दैट ऑफ बी क्या होगी, आपका आंसर क्या होना चाहिए 1:1। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सम क्वेश्चंस। अब हमें पता है कि हम जो है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को किस रिलेशन से रिलेट करते हैं, v=r⍵। बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, v= हम क्या लिखते हैं इसको ओमेगा क्रॉस r, वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। ये बेटा r क्रॉस ओमेगा नहीं होती, ओमेगा क्रॉस r इसकी वेक्टर फॉर्म है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब आप इसकी फिगर भी इसकी अगर देखें तो ओमेगा जो है ये हमेशा हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, जिसका जो है वो आर के साथ एंगल कितना बन रहा होता है 90, वेलोसिटी के साथ या लीनियर वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बन रहा होता है वो भी 90 होता है। तो एंगल बिटवीन जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी कितना होगा 90, और एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस आर वेक्टर जो है इसके दरमियान कितना, वो भी 90 होता है। अच्छा बेटा इसमें जो है इसी तरह से आपके पास रिलेशन बिटवीन हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है AT या A=r⍵। इसकी भी बेटा वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या होती है अल्फ़ा या AT=α क्रॉस r।
अब बेटा इसमें भी याद रखना है कि इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो अल्फ़ा क्रॉस आर होती है, और इसमें भी देखो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो और एंगुलर एक्सेलरेशन के बिटवीन जो एंगल होगा वो भी कितना होगा 90, एंड टेंजेंशियल यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और आर वेक्टर इनके दरमियान भी एंगल जो है वो कितना होता है 90। यूजली ये सिंपल रिलेशन जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, a racing bike moving with 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 20 मीटर, ये बताएं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन, सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा v ओवर आर। आप यहाँ वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी वो कह रहा है 10, रेडियस इज 20, सो आंसर जो है 1/2 मीन 0.5 रेडियंस पर सेकेंड इज द आंसर। बेटा इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इफ़ आ बॉडी जो है इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तब जो है याद रखना है कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है डेट मे बी ज़ीरो, बट उसका सेंट्रीपिटल जो है एक्सेलरेशन कैन नेवर बी ज़ीरो। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है, बिकॉज ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in magnitude of velocity या tangential velocity, जबकि हम कह रहे होते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, जो है ये डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसका मतलब है बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ जो है कैन, उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, बट उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। अगर कोई पूछे कब ज़ीरो होता है, जब हम कहें कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि उस वक्त उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो तो ज़ीरो हो सकता है, वो ज़ीरो होगा, लेकिन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले और उनको जो है वो अपने न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ में कैसे यूटिलाइज़ करना है। बहुत इजी है बेटा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो डैट मस्ट हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसमें ज़ाहिर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लाजमी होनी चाहिए। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसको हम कहते हैं जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए सी, हम कह देते हैं जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। एक तो ये सिंपल फार्मूला है। अब देखिए बेटा यहाँ से अगर जो है वो आपसे कहा जाए कि जो है वो एक बॉडी जो है उसकी जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं आर होगा। बट देखो सिंस हमें पता है v इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है आर ओमेगा, सो यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सेकंड रिलेशन आपके पास आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वेयर। सो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो ये वाला आपने याद रखना है। कुछ जो है वो क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा जिसमें लीनियर वेलोसिटी आपको गिवन हो और रेडियस गिवन हो, ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। समटाइम्स जो है आपको लीनियर जो है वो वेलोसिटी की बजाय कौन सी गिवन होगी, एंगुलर वेलोसिटी, देन आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। बेटा ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम कह रहे होते हैं। समटाइम्स इसके साथ नेगेटिव साइन भी आप लगा सकते हो। सो एक और चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है एंगुलर जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं 2π/t को, एंगुलर वेलोसिटी जो है। इसी तरह से एंगुलर यहाँ से जो है इसका जो रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी आपको पता है 1/t जो है जो एफ होता है तो वो 2πf होती है, तो 2πf इसको बोलते हैं। सो बेटा यहाँ से जो है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ओमेगा को अगर हम जो है ना रिप्लेस कर दें
टू पाई ओवर टी के साथ, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इंटू टू पाई ओवर टी स्क्वेयर, अनदर इम्पोर्टेंट फार्मूला। सिमिलरली यहाँ पर जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आर इंटू टू पाई एफ होल स्क्वेयर। सो बेटा अब इसको ना यू नीड टू लर्न दीज फार्मूलाज, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप इजीली जो है उसका आंसर कर सकें, आपको पता हो कि कैसे। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल टाइप मल्टीपल चॉइस है जिसमें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो है अगर तो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस गिवन है, ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अगर आपको जो है वो एंगुलर जो है ना वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है, ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अगर आपको जो है टाइम पीरियड गिवन है, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन गिवन है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चारों फार्मूले आपने अच्छे से याद रखने हैं। सिमिलरली एंगुलर जो है इसी तरह से जो मोशन हम सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के जैसा फार्मूला बनाया, जैसे हमें जो है वो ये टाइम पीरियड के साथ इसका फार्मूला बनाया, फ्रीक्वेंसी के साथ फार्मूला बनाया, इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसके भी क्या क्या फार्मूले बनेंगे। जो सिंपल वाला है वो हमें पता है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है जी। सिमिलरली जो अगर आप इसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर देते हो तो सेकंड फार्मूला इज एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अगर आप इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं फिर आप इसमें कह सकते हैं कि ये एम आर इंटू टू पाई ओवर टी का होल स्क्वेयर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जो है वो एफ सी सेंटीपिटल फोर्स जो है एम आर इंटू टू पाई एफ जो है होल स्क्वायर हो सकती है, ये आपका फोर्थ फार्मूला हो जाएगा। सो बेटा यहाँ पर जो है वो देखें छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो किसी ने कहा जी कि एक बॉडी मूव कर रही है विद जो है टेंजेंशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब ये अगर उसकी है वो यूनिफॉर्म है तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देन क्या होगा, आप कहेंगे कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। बट इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद जो है यहाँ कह दे जी कि आपके पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसको वो कांस्टेंट रख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कह रहा है। सो अगर इसको हम कांस्टेंट कहेंगे तो फिर जो है वो एफ सी जो है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। सो समटाइम्स जो है रेशियो ऑफ फोर्सेस पूछी जाती हैं, समटाइम्स जो है वो यहाँ पर जो है रेशियो ऑफ फोर्सेस जब पूछा जाए तो वी को कांस्टेंट समटाइम्स वो कर देता है, समटाइम्स जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देगा। तो इसमें देखें एंगुलर जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी। इस वाले केस में जो सेंटीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो फिर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर आपने ये फार्मूले अच्छे से जहन नशीन किए हुए हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल। हमारी बुक में जो है एक एग्जांपल 5.3 भी है, उसमें भी इसी तरह का जो है उन्होंने वर्टिकल सर्कल को डिस्कस किया हुआ है। बेटा याद रखना हॉरिजॉन्टल सर्कल मीन अगर हम किसी स्टोन को जो है एक टायर टू जो है वो स्ट्रिंग्स है हम उसको रोटेट करवाएं तो रोटेशन दो तरह से हो सकती है, या आप उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है हॉरिजॉन्टली रोटेट करवा रहे होंगे या वर्टिकली रोटेट करवा रहे होंगे। अगर सपोज करें आप उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करवा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और हर पॉइंट के ऊपर एट एवरी पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो किसके इक्वल होगी, दैट वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, यानी कि सेंटीपिटल फोर्स के। सो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है रिलेटिंग टू हॉरिजॉन्टल सर्कल यू जस्ट नीड टू यूज़ द फार्मूला टाइम पीरियड जो सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। सो इसमें से कोई भी वैल्यू आपको पूछी जा सकता है, सपोज करें वो कहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करें, सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करें, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी हर पॉइंट पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग के। बट इन वर्टिकल सर्कल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो सकती है। वो कैसे, सपोज करें कि एक वर्टिकल सर्कल में आप जो है वो स्टोन को रोटेट करवा रहे हैं तो इस वाले केस में बेटा जो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है
वो तो along दी स्ट्रिंग ही होगी। बट चूँकि हमें पता है कि इसके जो वेट है वो उसका कंपोनेंट जो है वो बन जाएंगे दो। अगर यहाँ लेट से कि हम कह रहे हैं एंगल थीटा है, सो इसका ये वाला जो कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलोंग होगा वो कौन सा होगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो इट मीन्स कि हम इसको जो है लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस किसको बैलेंस करना है इसने, सेंट्रीपिटल फोर्स को, मीन एम वी स्क्वेयर ओवर आर। या यहाँ से अगर आपने टेंशन कैलकुलेट कर रही हो तो डेट वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। सो ये आपने जो है ये एक जनरल फार्मूला आपके पास आ गया। अब किसी भी पॉइंट पर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो टेंशन इन द स्ट्रिंग को। फॉर एग्जांपल आप जो है वो फॉर एट जो है वो आप कह लें जी बॉटम ऑफ द हॉरिजेंटल सर्कल जो है, वर्टिकल सॉरी सर्कल, बॉटम के ऊपर क्या होगा, टेंशन क्या होगी। अब देखिए बॉटम जो है हम इसको यहाँ पर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एंगल जो कि हमने इसको रेफरेंस लिया हुआ है इस वाले पॉइंट को, तो बॉटम के लिए हम जो है वो एंगल यहाँ क्या ले लेंगे, ज़ीरो। सो कॉस ज़ीरो जो है वो क्या होता है, वन। सो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर प्लस एम जी। सिमिलरली अगर कोई कहे जी कि एट द टॉप जो है वो क्या होगा टेंशन, तो एट द टॉप जो है वो फिर हम कह देंगे टॉप के ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर जो अगर बोले तो फिर हम कहेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगी। क्योंकि आप देखें आपने रेफरेंस पॉइंट इसको लिया हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट इस वाले पॉइंट को लिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मूव करते करते आप टॉप पे पहुँचते हैं तो कितना एंगल कवर होगा, 180। तो कॉस 180 जो है वो क्या होता है बेटा, -1। सो फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग आपके पास हो जाएगी एम वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम जी। सो ये वाला जो है आमतौर पर आप मल्टीपल चॉइस डिस्कस भी किया करते थे रेगुलर क्लास में कि इफ़ आ स्ट्रिंग जो है उसमें स्टोन बांधा हुआ है एंड यू आर रोटेटिंग ऑन अ वर्टिकल सर्कल, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम होगी। तो इस वाले से हमें क्लियर हो गया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, बॉटम पर, और मिनिमम कहाँ होगी, एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल। बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है जैसे हमने जो है वो चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ भी सर्कुलर मोशन में भी यूज़ हो सकती हैं, जो कि ये भी मोशन जो है ऑलमोस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन के अंडर यूज़ हो रही होती हैं। अब देखिए हम जो है वो सिंपल वेरिएबल को ही रिप्लेस करना है। हमें पता है कि हम जो है वो लीनियर डिस्टेंस जो है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं जी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फ़ा टी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम कह देंगे थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वेयर। सिमिलरली जो है वो थर्ड इक्वेशन जो है वो 2 अल्फ़ा थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर। सो यहाँ पर लीनियर और एंगुलर जो है उनकी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर जो है वो इजीली जो है वो हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ हमने जो है फार्मूला यूज़ कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी कोई कहे जी वर्क डन कैलकुलेट करना है, अब लीनियर मोशन में हम कहते होते थे वर्क डन होता था एफ डॉट डी, एफ डी। अब समटाइम्स यहाँ पर जो है आप चूँकि जो फोर्स है वो रिप्लेस हो रही होती है यहाँ पर जो है वो टॉर्क से, डी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में अगर कोई कभी वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहे तो आपका फार्मूला क्या होगा, टॉर्क थीटा, टॉर्क इनटू थीटा, प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड थीटा। सो हम यहाँ पर जो है वो लीनियर जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको एंगुलर क्वांटिटीज जो है उसके साथ रिप्लेस करना बस आपको आना चाहिए। सिमिलरली जो है एडिशन कर लें, फोर्स को जो है वो हम टॉर्क के साथ आमतौर पर रिप्लेस करते हैं, लीनियर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम से, मैस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सो दीज आर द
लीनियर क्वांटिटीज़ और ये सारी जो है वो कौन सी हैं, एंगुलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल अब देखिए इससे रिलेटेड जो है वो आप कोई क्वेश्चन आता है उसमें जो है वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होनी है। सो आप फ्रीक्वेंटली जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको फ़ौरन समझ आ जाया करेगा किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा अ डिस्क रोटेटिंग एट 12 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट इन 6 सेकेंड, बताएं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है। सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो गिवन है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। हमें उसको जो है अगर स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको रेडियन पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात रोटेटिंग एट, तो ये आपको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। कम्स टू रेस्ट इसका मतलब है फाइनल उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। अब देखो ये जो है वो 12 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, तो इसको हम पहले जो है वो रेडियन पर सेकंड में अगर करना हो तो हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो हमारे पास एंगुलर, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ हो सकती है। इसमें देखें हमें अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना हो डैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। सो यहाँ से जो है हमारे पास ओमेगा क्या एफ़ जो है वो तो ज़ीरो हो गया। अब ये ओमेगा आई जो है वो क्या है जी 12 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, हम उसको कह रहे हैं डिवाइडेड बाय जो टाइम है वो क्या है 6 सेकंड जो है। सो इट मीन्स हमारे पास आंसर जो है वो 2 जो है वो रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर उसने कन्वर्ट किया हुआ है जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो रेवोल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन आंसर में भी 2 इंटू 2 पाई अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसमें जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर आंसर -4 पाई स्क्वायर पाई जो है इसमें हो जाएगा जी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा इसी तरह से जो है वो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ व्हील रोटेटिंग एट द जो है ना कह रहा है जी 10 रेडियन पर सेकंड स्लोइंग डाउन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है एट द रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है, अगर इस रेट से वो स्लो डाउन हो रहा हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है कितना होगा। इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। स्लोइंग डाउन कहता है जी एट द रेट टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इट मीन आपको फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है, ज़ीरो, और इस मीन्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं 2, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो माइनस एल्फा थीटा इज़ इक्वल टू फाइनल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है माइनस जो है ओमेगा आई स्क्वायर, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें थीटा फाइंड करना है तो वो हो जाएगा ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा। ओमेगा जो है वो आई हमें जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है 10, तो ये हो जाएगा जी 100 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा जो है वो हमें कितना गिवन है 2, सो आंसर वुड बी 25 रेडियंस। सो हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्न्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25 रेडियंस। सो इस तरह से बेटा कोई भी क्वेश्चन आए आपने डिसाइड सबसे पहले ये करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यूज़ करेंगे और उसका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। बेटा नाउ वी टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कहते हैं इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन सर्कुलर मोशन जो है वो आर डिस्कसिंग, और इसमें जो है कहता है जी इट प्लेज द सेम रोल एज मैथ इन लीनियर मोशन। जैसे बेटा हम कह रहे होते हैं जी जो है ना लीनियर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ को हम कह रहे होते हैं m/a। इसी तरह से हम जो रोटेशनल मोशन है लीनियर मोशन के लिए जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ F=ma। पर रोटेशनल मोशन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है जो फोर्स को रिप्लेस करती है, वो कौन सी क्वांटिटी है जो एक्सेलेरेशन को रिप्लेस करती है, एंड वो कौन सी क्वांटिटी है जो मास को रिप्लेस करती है। फोर्स को जो रिप्लेस करती है यू नो डैट वो क्या होता है जी टॉर्क। जो एक्सेलेरेशन लीनियर एक्सेलेरेशन को जो है रिप्लेस करेगी वो क्या है जी एंगुलर एक्सेलेरेशन। फॉर रोटेशनल मोशन जो है हम मैस जो है उसकी जगह क्या रिप्लेस करते हैं, मैस की जगह जो क्वांटिटी आती है विच प्लेज द सेम रोल एज मैस इन लीनियर मोशन उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर हम कह देते हैं कि आई इज इक्वल टू व्हाट mr²। अब बेटा याद रखना है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसमें हम आई इज इक्वल mr² कह रहे होते हैं, वेयर r इज इक्वल टू जो है हम इसको बोलते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
मास होती है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड इसका जो यूनिट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो किलोग्राम क्या होता है, मीटर स्क्वेयर। What does it mean by distribution of mass about the axis of rotation? Sometimes जो है वो स्टूडेंट इसको मोमेंट आर्म कह रहे होते हैं, रेडियस कह रहे होते हैं, लेकिन प्रिसाइजली जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सिलेंडर हैं इक्वल मास के, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर 1 है एंड एक सिलेंडर 2 है, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है और मास भी सेम है। सपोज करेंगे इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दोनों का मास भी एग्जैक्टली सेम है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? जिसका मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें गौर से देखें कि 1 वाले का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है या 2 वाले का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास जो है चूँकि सिलेंडर 2 का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, इवन दोनों का मास सेम है, हम कहेंगे कि सेकंड सिलेंडर हैव मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज़ कंपेयर टू सिलेंडर 1। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी नंबर ऑफ़ टाइप जो है वो मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आपसे कहा जाए अ हूप जो है ऑफ मास 1 किलोग्राम and radius 2 meter is rotating with, let's say वो कह दे 5 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ये बताएं कि देन जो है इसमें टॉर्क जो है वो कितना है। तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि टॉर्क जो है यहाँ टॉर्क का कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, या आई जो है इसको हमें पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करें। टॉर्क इज़ इक्वल टू मास है 1, रेडियस जो है वो 2 लिया हुआ है, अल्फ़ा जो है वो 5 कह रहा है, तो आंसर वुड बी 20 न्यूटन मीटर। सो बेटा एक आमतौर पर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है उसमें एक टॉर्क का फार्मूला यूज़ होता है जो है वो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एंगुलर मोमेंटम को रिलेट कर रहा होता है, डेट इज़ टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको भी हम कहते हैं टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट, जैसे लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। इसी तरह से एंगुलर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। बेटा अब डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि इफ़ अ बॉडी जो है मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक जो है, या एक बॉडी जो उसमें रोटेशनल मोशन है, डेट आल्सो मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम, लेकिन अगर टॉर्क उसमें होगा। अब देखिए कैसे उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो तो हमें बड़ा सिंपल पता है जी, क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस पी। या इसको अगर जो है वो हम सिंप्लीफाई करें तो आर मल्टीप्लाई बाई पी, इसको हम एम वी आर साइन ऑफ थीटा कहते हैं। चूँकि वी और आर जो है इसमें एंगल यूजुअली कितना होता है, 90 होता है। अब कोई भी बॉडी जो है अगर सर्कुलर ट्रैक पे ऊपर मूव कर रही है, सो एंगुलर मोमेंटम जो है डेट इज़ ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जबकि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है यहाँ दोनों में एंगल जो है वो हमेशा जो है वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। सो साइन 90 क्या होता है, 1। तो यहाँ से जो है वो हम कह देते हैं कि एम वी आर सिंपली कह देंगे, या वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा अगर लिखें तो ये हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा, या सिंपली हम एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो दोनों तरह से जो है वो बेटा याद रखना है आपने इसको, ये वाला रिलेशन भी याद रखना है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड सिंपली ये वाला रिलेशन भी याद रखना है, एंड एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा भी याद रखना है। इनमें से कोई भी जो है वो ज़ाहिर है यूज़ हो सकता है किसी भी मल्टीपल चॉइस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे हम बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कहते थे कि अगर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तब जो है टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व। यहाँ हम कहेंगे कि इफ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम जो है,
यानी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क ऑन द सिस्टम जो है वो ज़ीरो है, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे हो जाता है। डैट इज़ हम कहते हैं जी एल जो है वो कांस्टेंट होगा, या इसके फॉर्मूले को हम कह देते हैं I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। जैसे आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ स्पोर्ट्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। जो प्लानिटरी मोशन है उसमें भी जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है, इस तरह का जो है वो मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है कि बाय सम मीन्स जो है इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ जो है कहते हैं श्रिंक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बिकम्स half of its present radius then duration of day जो है will become क्या हो जाएगा। तो कहता है इफ़ बाय सम मीन्स जो है और श्रिंक हो जाए और उसका जो रेडियस है प्रेजेंट रेडियस जो है वो ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा, तो फिर ये बताएं क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चूँकि प्लानिटरी मोशन मैंने कहा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वे करते हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चूँकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है तो डेट इज़ 2/5 mr², और ओमेगा हमारे पास होता है 2π/t। सो इसको हम लिख सकते हैं जी 2/5 mr² का होल स्क्वायर इंटू 2π/t2। देखिए जब वो श्रिंक होगी अर्थ तो मैच तो सेम रहेगा ना, तो 2/5 m 2/5 m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, 2π से कैंसिल हो गया, सब सिंप्लीफाई हो के आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा T2/T1 इज़ इक्वल टू R1 ओवर R2 ओवर R1 जो है, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। गिवन कंडीशन क्या है कि R2 जो है वो प्रेजेंट का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। वैल्यू पुट करें तो T2/T1 आपके पास प्रेजेंट का अगर ये हाफ हो जाता है R/2 R1/2 हो जाता है, R1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई T1। प्रेजेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना बेटा 24 आवर्स, तो यू विल गेट द आंसर 6 आवर्स। सो देखें इन दिस वे जो है यू कैन अप्लाई एंड कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द डे। इसी तरह से जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट टॉपिक में भी इसी तरह का सेम एक टाइप जो है ना मल्टीपल चॉइस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें आंसर जो है हमारा क्या आ रहा है 6 आवर। बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइंड एट द हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो होती है 1/2I ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इसमें जो है वो हमारे पास दो बुक में केस भी डिस्कस हुए हैं, उसमें देखते हैं कि हूप जो है उसका चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हूप के लिए हम कहते हैं वो होता है mr², हूप और रिंग जो है। अच्छा इसमें बेटा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी अगर हम पुट कर देते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली इक्वेशन में mr² और ओमेगा की वैल्यू v/r, तो अब यू विल गेट द आंसर 1/2 mv²। व्हाट डज इट मीन कि जो हूप के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, दोनों की रेशो जो है वो क्या आ जाएगी 1/1 आ जाएगी। सो इन केस ऑफ हूप जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती हैं। सिमिलरली इसमें से क्वेश्चन आता होता है कि अगर हम हूप जो है उसको एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे रोल डाउन करें तो वेलोसिटी ऑन बॉटम जो है रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या होगी, सो वो हम कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आता है √GH। सिमिलरली जो डिस्क है या कॉइन है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम कहते हैं कितना होता है m1/2 mr²। सो इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो आप आंसर आएगा 1/2 mv²। इट मीन्स डैट कि हम कह सकते हैं कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है इन केस ऑफ डिस्क जो है वो क्या आती है 1/2 टाइम्स इनटू काइनेटिक एनर्जी जो है
ऑफ रोटेशनल होती है। सो इसमें देखिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अगर रेशो लें तो वो 1:2 आएगी। इसी केस में अगर वो कहे जी एक डिस्क जो है उसको, अगर इस केस में जो है अपने रिंग को जो है वो जो है ना रोल डाउन किया था, इस केस में वो कहे जी अगर एक कॉइन जो है उसको आप रोल डाउन करते हो तो ये बताएं वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन क्या होगी। सो यू विल गेट द आंसर 4/3 GH। सो बेटा इससे रिलेटेड जो है वो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी वाला टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज करना है, हुप वाला भी और डिस्क वाला भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जो है वो स्फीयर का भी पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्फीयर का जो है वो क्या होता है 2/5 mr²। इसके अकॉर्डिंग अगर जो है आपसे कोई कहे जी कि एक स्फीयर को अगर हम रोल डाउन करें इंक्लाइन प्लेन पे तो वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम जो है वो क्या होगी, वो हो जाएगी अंडर रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो 10/7 GH आएगी। सेम मेथड से कैलकुलेट करना है जैसे बुक में आपने हुप के लिए कैलकुलेट किया था, डिस्क के लिए कैलकुलेट किया था। सेम मेथड से अगर आप 2/5 mr² यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आएगा √ 10/GH। ये इसलिए मैंने बताया है समटाइम्स क्वेश्चन में बी आस्क कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केस वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ग्रेटेस्ट होगी। अगर आप गौर करो तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, स्फीयर की, देन डिस्क की, और सबसे लास्ट किसकी होगी, हुप की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो ग्रेविटी एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं। बेटा सबसे पहले जो है हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, ये जो है जी बेटा इसकी जो वैल्यू है वो हम कह रहे होते हैं, देखो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका फार्मूला होता है Gm/m लेट्स से इफ़ अ बॉडी इज़ ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ ओवर r², और उसमें जो वेट होता है उसका F = mg। सो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर लें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, mg = G_M r²। यहाँ से बेटा अगर आप गौर करें तो अब स्मॉल एम से कैंसल आउट हो गया। व्हाट डज इट मीन, वैल्यू ऑफ जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होती है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Gm/r²। अच्छा बेटा यहाँ से जो है अगर हमें कभी जो है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है, इसकी वैल्यू वैसे जी की हमारे पास क्या होती है 9.8006 मीटर पर सेकंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है ये हमें पता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। वैल्यू ऑफ जी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, एंड जो रेडियस ऑफ अर्थ है डेट इज़ 6400 किलोमीटर, या हम इसको कह रहे होते हैं 6.4 10⁻6 मीटर होता है नियरली। बेटा एक और चीज़ याद रखें कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर कैलकुलेट करनी आ जाए, सो डेंसिटी जो है वो भी हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है अब डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। अब इस वाली इक्वेशन से हम मैस जो है वो तो पुट कर सकते हैं यहाँ पर m = G/r²/g, और जो वॉल्यूम है वो हमें पता है चूँकि अर्थ को अगर हम स्फेरिकल कंसीडर कर लें अप्रॉक्सीमेटली तो 4/3πr³ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा Gr²/g / 4/3πr³। सो बेटा यहाँ से जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास बना 3/4, और इसमें जो है वो आपके पास आ गए। अब देखिए ना r जो है ना आपके पास ये जो है r³ जो है ये इससे कैंसल आउट होगा एक से, तो ये आ जाएगा 4r, ऊपर हमारे पास 3g / पाई इंटू क्या आ जाएगा g। ये जो है वो हमारे पास बेटा डेंसिटी का फार्मूला आ गया टू कैलकुलेट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ अगर पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है 5.52 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अर्थ की जो है डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली जो है ये अगर कैलकुलेट करें तो। अच्छा बेटा हम जो है वैल्यू ऑफ जी को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो वेरिएशन है
वो भी एक नज़र देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेप। अर्थ जो है उसकी जो शेप है वो ओवल है, तो ये जो है अपने पोलर एक्सिस के अबाउट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ये इक्वेटर है और ये वाला एक्सिस जो है पोलर है। अर्थ अपने पोलर एक्सिस के अराउंड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। सिंस हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो जी एम ओवर क्या है आर स्क्वेयर, मीन ये इन्वर्स स्क्वेयर लॉ को जो है वो ओबे करती है। इट मीन्स डैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा होता है तो वैल्यू ऑफ जी जो है चूँकि रेडियस कम होता जाएगा, वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या कर रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो इन डिक्रीज़ करती जाएगी, सॉरी इस केस में जो है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि रेडियस कम होता जा रहा है। इस केस में जो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। सो इफ़ एनी बॉडी मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी, और अगर कोई बॉडी पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही होती है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होती जाती है। और अगर वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज़ हो रही है तो उसका वेट भी इंक्रीज़ होगा, और अगर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ हो रही है उसका वेट भी डिक्रीज़ होगा। बेटा मून जो है उसको हम अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, बाकी जितने भी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, जो लो ऑर्बिटिंग आमतौर पे सैटेलाइट्स होते हैं, उनको जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, अर्थ की ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट जो है लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है अराउंड द अर्थ जो है अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, अर्थ की ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही होती है, उसने उसको होल्ड करके रखा होता है। इट मीन्स कि अगर हम लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए कह दें कि उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर जो रेडियस है उसको हम लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए जो है वो रेडियस इक्वल टू डेट ऑफ अर्थ ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। यहाँ से बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी, डेट इज़ स्क्वायर रूट जी आर, बिकॉज हमें पता है वैल्यू ऑफ जी 9.8 होती है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी। अब बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ जो है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी वो कम से कम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को रिक्वायर होगी टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड इट्स वैल्यू कम्स टू बी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू कैन से दैट 7900 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप इसका क्रिटिकल टाइम पीरियड भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंस बेटा हमें पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ से जो है वो टाइम जो है यानी टाइम पीरियड जो है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2πr डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट कर लें। सो इसका जो आंसर है वो कितना आता है 5060 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली, और ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना बनेगा 84 मिनट्स। तो कम से कम टाइम जिसमें कोई भी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ ऑर्बिट कर सकता है वो कितना होता है 84 मिनट होता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन बुक में लिखी हुई है, हायर द सैटेलाइट slower will be the required speed and it will take longer time to complete one revolution। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि जो जो आप हाइट बढ़ाते जाते हो क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती जाती है। वैल्यू ऑफ जी अगर डिक्रीज होती जाएगी तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, मीन स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड। लेकिन चूँकि उसका ऑर्बिट बड़ा हो गया है तो टाइम पीरियड जो है उसका बढ़ जाएगा, मीन इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। बेटा इसी तरह से याद रखना है कि ये जो लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं ये इनकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कितनी होती है 400 किलोमीटर। जितना भी हमारा
GPRS सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, ये सारा का सारा जो है वो इन्हीं लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पे बेस होता है। और ये जो GPRS है आपकी 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ जो है वो हमें रिज़ल्ट दे सकता है, ये जो हमारे लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है उसको कंट्रोल कर रहे हो। बेटा अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रियल एंड अपेरेंट वेट। वी नो डैट रियल वेट क्या होता है, द फोर्स विद विच अ बॉडी इज़ बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो है उसको हम रियल वेट बोल देते हैं। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हम वो वेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, उसको हम नाम दे देते हैं अपेरेंट वेट का। अब देखो कि यहाँ पर जो है इसमें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हमें बुक ने जो है वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि रियल और अपेरेंट वेट क्या होता है। रियल वेट जो है उसको आमतौर पर हम जो है बुक के अकॉर्डिंग देखें तो W से शो कर रहे हैं, और अपेरेंट वेट जो है उसको हम T से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो है वो एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एलिवेटर की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, उसमें जो है उसने कहा है जी कि हमारे पास लेट अस कंसीडर एन एलिवेटर, और उसमें उसने क्या किया है कि एक न्यूटेनियन बैलेंस जो है वो या स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द पर्सन विच इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर। अब इसकी एलिवेटर की जो ये एलिवेटर इस वक्त जो है हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह या प्लेस होती है विद रिस्पेक्ट टू विच यू आर बीइंग जो यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो जिस जगह या प्लेस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल योर कॉलेज फिजिक्स लैब जो है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, ये एक एलिवेटर है। अब सपोज करें कि इसकी जो केस नंबर 1 है वो कहता है जी हमारे पास लेट से एलिवेटर जो है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है। अब बेटा इस केस में जो है आपके पास जो मेजर करेगा जो न्यूटोनियन बैलेंस या टेंशन इन द जो इस इधर स्प्रिंग होगी, जो वो वेट मेजर कर रहा होगा द पर्सन जो है इनसाइड द एलिवेटर, वो क्या होगा। अब देखो वेट तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें जो नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो लेट से क्या होगी T माइनस W। अब व्हाट डज इट मीन, चूँकि वो पर्सन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा हो, हमें पता है कि उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो इस कंडीशन में नेट फोर्स जो है वो क्या होगी 0, तो T माइनस W, T इज इक्वल टू क्या आ गया W। व्हाट डज इट मीन, याद रखना है बेटा, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या हो इज इनर्शियल, और हमें पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उस वक्त उसका एक्सेलेरेशन 0 होता है। एंड वी कैन से दैट द बॉडी इज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंट और रियल वेट जो है आपस में इक्वल कब होंगे। याद ये रखने वाली बात है कि जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। बेटा अर्थ को जो है हम अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, तो जो हमारा रियल वेट है वही हमारा जो है वो अर्थ के ऊपर कौन सा है, अपेरेंट वेट है। केस नंबर 2 देखते हैं बेटा। केस नंबर 2 में जो है हम कहते हैं जी अगर जो है वो एलिवेटर जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट करे विद सम एक्सेलरेशन, सो उस वक्त जो है आप एलिवेटर में जो पर्सन है उसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखें कि उसका एफ नेट जो है वो 0 नहीं होगा, तो T माइनस W। अब देखो एफ नेट उसका क्या होगा, MA इज इक्वल टू T माइनस लेट से हम कहते हैं MG। तो यहाँ से अगर उसका अपेरेंट वेट कैलकुलेट करें डेट विल बी इक्वल टू MG प्लस MA। व्हाट डज इट मीन कि उसका जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ज़्यादा शो होगा स्केल के ऊपर। हम कह सकते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड अवे फ्रॉम द अर्थ जो है, तब अपेरेंट वेट जो है वो ग्रेटर देन द डेट ऑफ क्या होता है, रियल वेट। केस नंबर 3 इसी तरह से बेटा, केस नंबर 3 देखें तो उसमें कहता है जी कि अगर एलिवेटर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में जो है अब आपका जो एफ नेट है वो हम कह रहे होते हैं वेट माइनस टेंशन हो जाएगा अगर वो
एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, चूँकि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली जो वाला फैक्टर होता है उसको हम पहले कंसीडर करते हैं। ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा था तो हमने टी को पहले रखा था, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा था हमने वेट को पहले रखा है, डब्ल्यू को पहले रखा है। तो अब देखें कि इसको हम कहेंगे एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास बनता है एम जी माइनस एम ए, विच मीन्स के रियल वेट जो और पेरेंट वेट में क्या रिलेशन बनेगा, पेरेंट वेट लेस देन द रियल वेट हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हो उस वक्त अपेरेंट वेट जो है वो लेस देन द रियल वेट होता है। नेक्स्ट जो है, अब देखें कि हमें जो है केस नंबर 4 की बात करनी है जिसको हम वेटलेसनेस कहते हैं। केस नंबर 4 जो है बेटा, अगर यही जो आपके पास एलिवेटर है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा हो इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, फ्री फॉल की। फ्री फॉल में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्री फॉल में होगा तब हम कहेंगे टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम, एक्सेलेरेशन भी जी, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई जी, ज़ीरो। जब भी याद रखना है बेटा अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कौन सी हो गई, वेटलेसनेस वाली। हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो कौन सा होगा, ग्रेविटी फ्री सिस्टम। बेटा इससे रिलेटेड जो कि टिपिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको केसेस अच्छे से आने चाहिए, इसलिए मैंने एक दफ़ा रिवाइज भी करवा दिया, ऑलरेडी आपको आते भी होंगे। सो केस नंबर 1 क्या है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम कहेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो रियल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल होते हैं जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। ये दोनों केस जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हैं। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर अपेरेंट वेट ग्रेटर दैन रियल वेट होता है। अगर जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो अपेरेंट वेट डिक्रीज हो जाता है एज डेट ऑफ रियल वेट, और अगर जो है वो फ्री फॉल में हो तब हम कहते हैं कि वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है। अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बेटा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है जी, mass of 5 kilogram present in an elevator which is, अब कंडीशन क्या हो सकती है, लेट से वो कह देता है जी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो कहे जी वो ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, या कहे जी मूविंग विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है इन, अब दो कंडीशन हो सकती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन या वो कहे जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और साथ आपको कह दे जी कि यहाँ पर जो है एक्सेलेरेशन ऑफ इक्वल टू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, लेट से उसका एक्सेलेरेशन रख लेते हैं। तो ये बताएं कि देन जो है उसका अपेरेंट वेट क्या होगा। एक मैंने जनरल क्वेश्चन बना दी है, अब इसमें ज़रा गौर करें बेटा। लेट्स एक मैं इसको क्वेश्चन जो है ना 1 बोल रहा हूँ, इस वाले को मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मैंने अभी भी बोला जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कौन सा हो जाना है, इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो जाएगा बेटा, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रियल वेट होता है वही क्या होता है, अपेरेंट वेट होता है। यहाँ उसका मैस कितना बताया हुआ बॉडी का 5 किलोग्राम, तो हम सिंपली कह देंगे T इज इक्वल टू एम जी, 5 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। सो फर्स्ट केस इज़ वेरी सिंपल, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड में मूव कर रहा हो डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देन अपेरेंट वेट जो है वो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल वेट। सेकंड एग्जांपल पे गौर करते हैं, इसमें उसने कहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट रखा हुआ है उसने, आमतौर पे वो क्वेश्चन में ना 10 रख देता है। अब 10 का मतलब है ये एग्जैक्टली इक्वल टू जो है वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जी। सो इसमें देखो जी ए पार्ट जो है या फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का। इसमें देखो उसने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है और अपवर्ड मूव कर रहा है। अब हमें पता है अपवर्ड के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए।
अब देखो उसने एक्सेलरेशन एग्जैक्टली अगर जो है वो वैल्यू ऑफ जी के इक्वल रखा हुआ है तो एम जी प्लस एम जी कितना हो जाएगा 2 mg, ये आपके पास 2 टाइम्स एज रेट ऑफ रियल वेट हो जाएगा। मीन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है बेटा आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। तो वो अपने रियल वेट से कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स। सिमिलरली सेकंड वाले पे गौर करते हैं, उसने कहा कि वो डाउनवर्ड है आ रहा है कितने एक्सेलेरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बट एक्सेलेरेशन जो है इसमें जो है वो अब अगर a इज इक्वल टू एग्जैक्टली g के इक्वल हो गया, व्हाट डज इट मीन, और है भी डाउनवर्ड, तो ये कौन सा केस हो जाएगा बेटा, ये फ्री फॉल वाला केस हो जाएगा। ये फ्री फॉल वाला केस हो जाएगा। फ्री फॉल अगर है तो फिर हमें पता है t इज इक्वल टू एम जी माइनस एम, एक्सेलेरेशन भी एग्जैक्टली इक्वल g के इक्वल है। इसका मतलब है कि उस वक्त उसका पेरेंट वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है आमतौर पर जो है ये तीनों टाइप के जो पेपर में अक्सर आते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेट से डिस्कस कर लेते हैं। लेट से वो कहे जी अ मंकी ऑफ मास 40 किलोग्राम climbing up with a rope whose breaking tension is, let's say वो कहते जी 600 न्यूटन। सो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताएं देन विद व्हाट एक्सेलरेशन it should move so that rope will not break। अच्छा बेटा इस तरह के क्वेश्चन में देखें कि सबसे पहले कीवर्ड नोट करना है, तो वो कह रहा है क्लाइंबिंग अपवर्ड। अपवर्ड इसका मतलब है आपका फार्मूला जो है वो अपवर्ड वाला अप्लाई होगा, यानी T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब यहाँ से देखो मैं इसको जो है लेट से अब देखो उसने क्या क्या हमें ब्रेकिंग टेंशन बताई हुई है। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम वेट जो रोप वो बर्दाश्त कर सकते हैं उसको हम ब्रेकिंग टेंशन कह रहे हैं। अब ब्रेकिंग टेंशन उसने बताई हुई है 600। अब देखो मैथ्स जो है वो लेट से कि मैं उसने कहा है 40 इंटू जो है वो मैं कर देता हूँ 10 प्लस 40 इंटू एक्सेलेरेशन। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल रहेंगी तब तक जो है वो रोप ब्रेक नहीं होगी, लेकिन अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर हो गई तो फिर ज़ाहिर है एक्सेलेरेशन अगर एक्सीड कर गया तो रोप जो है ना वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब इसका मतलब है यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 600 400 प्लस 40 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से कैलकुलेट करें तो 200 डिवाइडेड बाई 40, आंसर आपका क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट डज इट मीन, अगर जो है मंकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे लेस अपवर्ड क्लाइंब कर रहा है तो तब तक रोप जो है वो ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर इससे एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ कर गया, एक्सीड कर गया, तब जो है वो ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा हो जाएगा उसका पेरेंट वेट जो है, तो देन जो है रोप विल ब्रेक। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस आते हैं टिपिकल जो हैं, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अपवर्ड के लिए है, डाउनवर्ड के लिए है, फिर आपने टेक्निकली देखना है क्या वो इनर्शियल तो नहीं है या नॉन इनर्शियल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला यूटिलाइज कर देना है। बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ये हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ जो है, और ये होती है जी वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ओवर स्मॉल आर। अच्छा यहाँ बेटा एक इम्पोर्टेंट बात गौर से सुन लीजिएगा, अर्थ जो है उसका सेंटर हमारा रेफरेंस है, अर्थ का सेंटर हमारा रेफरेंस है। तो अब अगर सैटेलाइट जो है वो अर्थ से लेट से एच हाइट पे है तो ये आपके पास क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। सो जो ये स्मॉल आर होता है ये किसके इक्वल होता है, आर प्लस एच के इक्वल होता है। सो बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो आपने रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस लेना है, ऑर्बिटल रेडियस जो है वो कहाँ से लेना है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेना है। सो उसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी इंक्लूड करेंगे और हाइट ऑफ द सैटेलाइट भी इंक्लूड करेंगे। मीन अगर मैं इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है याद रखना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट।
तो मैस ऑफ सैटेलाइट पे जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड लेट से वो आपसे क्वेश्चन पूछे जी, 2 सैटेलाइट्स हैव मास इन रेशो 1:4 एंड ऑर्बिटल रेडियस, लेट से वो कह दे 2:4 या 2:3 व्हाटएवर, देन ये बताएं, आपसे 2 तरह के क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जा सकते हैं, रेशो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटीज़ बताएं क्या होंगी, या रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज जो है वो क्या होंगी। तो आमतौर पर ये क्वेश्चन आते हैं। अब बेटा अगर तो आपके पास जो है वो ऑर्बिटल उसने वेलोसिटी का पूछा है, तो फिर तो आप इजीली जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मैस पे तो डिपेंड ही नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेशो क्या होगी, v1/v2 इज इक्वल टू r2/r1। तो सिंपली योर आंसर विल बी इक्वल टू, अब देखें r2 ये 2:3 है, आपका आंसर जो है 3/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा अगर जो है आपको उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी की रेशो बताएं, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 1/2 mv ऑर्बिटल का होल स्क्वायर। अब चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देगा, तो 1/2 m इंटू जी कैपिटल M ओवर क्या हो जाएगा r। अच्छा बेटा यहाँ याद ये रखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ सैटेलाइट होती है, बट जो काइनेटिक एनर्जी होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो मैस पे डिपेंड करेगी। सो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी की रेशो लेनी है, काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 वुड बी इक्वल टू व्हाट, m1 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय r2/r1। तो यहाँ से हम रेशो ले लेंगे, जैसे उसने कहा 1/4 और उसको कह रहा है 2:3, तो 3/2 पुट करेंगे। सो इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 3:8। सो रिमेंबर अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनाता है तो 3 मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। रेफरेंस हमेशा सेंटर से लेना है। नंबर 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी मैस पे डिपेंड नहीं करती। नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैस पे भी डिपेंड करती है और ऑर्बिटल रेडियस पे भी डिपेंड करती है। बेटा लास्ट टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेटा आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें जो है वो क्यों जनरेट करनी पड़ती है, अगर जो है वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको जो है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है सैटेलाइट में वर्क करना पड़े ऑब्जर्वेशन के लिए, तो फिर वहाँ पे हमें अर्थ लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। और वो क्रिएट करने के लिए आप उस सैटेलाइट को इस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करवा देते हैं, और इस वाली फ्रीक्वेंसी से क्या होगा कि वो सैटेलाइट जो है उसमें अर्थ लाइक ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा बेटा यहाँ याद ये रखना है कि ये जो आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, क्योंकि कैपिटल आर और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये रेडियस जो बेसिकली रेडियस ऑफ रिम ऑफ द सैटेलाइट है। तो अगर हम किसी सैटेलाइट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, विद अ सर्टन फ्रीक्वेंसी रोटेट करवाना पड़ेगा, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी बाई आर। अच्छा इसमें याद रखें कि जितना जो है वो सैटेलाइट का रेडियस ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उतनी फ्रीक्वेंसी हमें क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, और जितना उसका रेडियस कम होगा उतनी हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि हम उसके ऊपर अर्थ लाइक एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट कर सकें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ऐसे सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं which whose motion is synchronized with the rotation of earth। what does it mean, अगर मोशन जो है वो सैटेलाइट की अर्थ की रोटेशन की सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अगर कोई पूछे जी इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो बेटा इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स ही होगा एज डेट ऑफ अर्थ जो है। तब जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, यानी सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी हो जाएगा। डेट इज़ द रीज़न उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह रहे होते हैं। और ये बहुत सारे जो है वो इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, वेदर स्टेशंस में यूज़ होते हैं। अच्छा बेटा इसका जो है जियो स्टेशनरी जो हमारे पास सैटेलाइट है, अगर हम इसका रेडियस कैलकुलेट करें तो डेट कम्स टू बी GMT² ओवर 4 पाई स्क्वेयर की पावर
1/3। और इसकी कैलकुलेशन करें, अगर हम ये सारे कांस्टेंट्स हैं वैल्यू पुट करने के लिए, टाइम पीरियड 24 आवर्स पुट कर रहे हैं, तो आपका आंसर आता है 4.23 इंटू 10⁻7 मीटर, या आप इसको लिख सकते हो 4.23 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अच्छा बेटा, ये जो है ये आपके पास जो है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस है। लेकिन बुक में ये भी बताया हुआ कि अगर हम किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इक्वेटर से जो है वो हम लॉन्च करते हैं, पोल से लॉन्च, इक्वेटर से लॉन्च करते हैं, तब जो है उसकी रेडियस जो है वो क्या होता है, जियो स्टेशनरी जो है वो आपके पास आता है 36,000 किलोमीटर। सो इसकी हाइट जो है फ्रॉम इक्वेटर जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, वो आपके पास क्या आएगी, 36,000 किलोमीटर। बेटा फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि जो अगर हमें पूरी अर्थ को कवर करना है, सो कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर होंगे। अगर आप करेक्टली 3 सैटेलाइट पोजीशन कर देते हो, और हर सैटेलाइट जो है वो कितने एंगल पे आप उसको पोजीशन करें, 120 एंगल पे, तो पूरी अर्थ जो है वो कवर हो जाएगी जस्ट यूजिंग 3 सैटेलाइट्स जो है। और सिमिलरली जो है वो इंटेलसैट जो है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये टोटल 126 कंट्रीज़ ने मिलके डेवलप की हुई है, जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। और इस सारे में जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज़ होती हैं। गीगाहर्ट्ज़ में जो है इससे कम्युनिकेट करते हैं। बेटा इसी तरह से जो है ये आपने ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको रिवाइज़ करना है अच्छे से। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि चैप्टर नंबर 5 जो है ये टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, और ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बाकी प्रैक्टिस बुक से आपने मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।